डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैडम जो है हमें इंग्लिश मीडियम में जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस चाहिए। सो ऑन दैट डिमांड जो है आज हम थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको बेसिकली हम उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। ओके और ये क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी वही क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट जो आपका रिगार्डिंग है अकाउंट्स और उसके बेसिक कंसेप्ट, यानी जो आपने 11th का पूरा अकाउंट्स पढ़ा है वो आपका पूरा एक यूनिट में कवर होता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ओके अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, तो सबसे पहला क्वेश्चन से हम क्वेश्चंस लेंगे। एग्जामिनेशन में हो सकता है कि वो क्वेश्चंस जो हैं या तो डायरेक्टली एज इट इज आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर मीनिंग तो वही आएगा, लैंग्वेज क्वेश्चन की चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस देख लेते हैं सो दैट आपको क्लैरिटी रहे रिगार्डिंग द क्वेश्चंस। और यहाँ पे हम मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चंस के उसमें ही जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग क्या होता है, लेखांकन का अर्थ या उसके उद्देश्य को समझाइए। तो यहाँ पे यदि हम शॉर्ट में बात करें तो अकाउंटिंग क्या है, एक तरीके से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है। किसके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं हम? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, है ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, या फिर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स भी हम बोल सकते हैं। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे हम स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे हम हमारे ट्रांजैक्शंस कौन से हैं, इवेंट्स कौन से हैं, फिर हम मॉनेटरी टर्म्स में जो है उसको क्लासीफाई करते हैं। फिर मॉनेटरी टर्म्स को क्लासीफाई करने के बाद हम जो है उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अब रिकॉर्डिंग जो है हम एज अ जनरल एंट्री में जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है उसकी पोस्टिंग होती है लेज़र में, और इस लेज़र में जो पोस्टिंग होती है उसको जो है रिकॉर्डिंग की नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आफ्टर क्लासिफिकेशन हम जो है उसकी समरी प्रिपेयर करते हैं, और समरी में जो है हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके, और जो है क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स कुल मिला के हम उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा प्रॉफिट आया कि लॉस आया, एंड रीजन बिहाइंड दैट, और आगे हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी अकाउंटिंग है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो ये हमें हेल्प करता है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग में। ये हम लिख सकते हैं, हेल्प्स इन सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। आप चाहो तो साथ में आपके पॉइंट्स भी बनाते चलिए, एक कॉपी ले लीजिए या कुछ पेजेस ले लीजिए जिसमें हम यूनिट वाइज जहाँ जहाँ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो हम पॉइंट्स मेंशन करेंगे, तो आप वो पॉइंट्स लिख लीजिए ताकि नेक्स्ट जो आप रिवीजन करेंगे एग्जामिनेशन देने के, सपोज आपकी मॉर्निंग में एग्जामिनेशन है 7 बजे से, तो नाइट में या सुबह 5 बजे उठ के आप जो पढ़ाई करेंगे उसमें आप उन पॉइंट्स को देख कर जाइए। यू विल गेट हेल्प, एक तो रिविजन कंप्लीट हो जाएगा आपका और आपको जो है वो पॉइंट्स भी याद रहेंगे। तो ये आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में मदद करता है। सेकंड, ये आपको हेल्प करता है टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, और इससे हमें क्या पता पड़ता है, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है बिजनेस में वो। ठीक है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिर हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता पड़ जाती है बिजनेस की इससे। बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे जान सकते हैं, जब हम उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। सो बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट जो है आपके, तो ये उसका उद्देश्य होता है कि टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इस तरीके से आपको सेंटेंस में लिखना है। ये हेल्प करता है आपको डिसीजन मेकिंग में। ओके, तो ये एक पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। और ये आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द, हम कह सकते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, ये सभी के लिए जो है यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे क्रेडिटर्स होगा, डेटर्स की, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये जानकारी के लिए जो है हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, डिफाइन डबल एंट्री सिस्टम, व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल एंड एडवांटेजेस। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, इसके सिद्धांत एवं लाभ बताइए। अब यदि हम बात करें डबल एंट्री सिस्टम की, तो ये सिस्टम हमें क्या सिखाता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट होते हैं ट्रांजेक्शन के। एक होता है आपका डेबिट
एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट। तो आप यहाँ पे बीच में एंड लगा देना, डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है कि हर ट्रांजेक्शन के जो है दो इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, है ना। सो दिस इज द टू एस्पेक्ट। अब यदि हम बात करें कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, यस, डबल एंट्री क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है पहले भी, तो इट कैन कम, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस यदि हम बात करें तो ये एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। तो इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड, प्रूवन है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जिसको सभी फॉलो करते हैं ताकि यूनिवर्सली यूनिफॉर्मिटी आए अकाउंटिंग में, है ना। तो वी कैन से दैट इट इज़ अ साइंटिफिक सिस्टम, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, ये हमें हेल्प करता है एक्यूरेट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में। तो हम लिख लेते हैं एक्यूरेसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। थर्ड लिख लेते हैं रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में जो है हमें मदद मिलती है, ठीक है। आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट्स जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये डबल एंट्री सिस्टम हमें हेल्प करता है प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, ओके, जिसमें हम सभी आइटम्स के बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट वे में लिखते हैं और उससे उसकी मदद से ही हम क्या करते हैं, हमारा फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और क्या करेगा, जैसे एडवांटेजेस यदि किसी की आ रही हैं या फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, आपको कुछ एक पॉइंट्स मिसिंग लग रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हो यदि उसके रिगार्डिंग हो कि डबल एंट्री सिस्टम में जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो वो आपको हेल्प कर देगा बेटर डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो है एक तरीके से इसकी एडवांटेजेस हो गई, ठीक है। अब यदि जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स और एडवांटेजेस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स में क्या बताएंगे आप, ड्यूअल एस्पेक्ट है, फिर नीचे वालेंगे वन हैज़ अ क्रेडिट इम्पैक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ ड्यूअल इम्पैक्ट, तो उसमें एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट इम्पैक्ट एंड एवरी क्रेडिट इज अ डेबिट इम्पैक्ट। तो इस तरीके से आपकी ये 3 पॉइंट बन गए यदि प्रिंसिपल पूछा जाता है। एडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए। यदि डिसएडवांटेजेस आते हैं तो क्या आप बता पाएंगे कि डिसएडवांटेज, तो अकाउंट्स में कभी भी आपको डिसएडवांटेज लिखना हो, यदि बुराई करनी है तो बुराई तो हम हर इंसान में से निकाल ही लेते हैं यदि उसमें नहीं भी होती है, तो सेम उसमें ही डबल एंट्री सिस्टम में कि यह आपको जो है इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन होने की संभावना है, फ्रॉड होने की संभावना है, तो आप ये चीज़ जो है ईजिली लिख सकते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यस, डबल एंट्री सिस्टम कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, इट रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको चाहिए। तो यदि वो नहीं है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक्सपर्ट पर्सन नहीं है, तो आपका डबल एंट्री सिस्टम का काम जो है रुक जाएगा। पॉसिबिलिटी है ह्यूमन एरर हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है ह्यूमन एरर, ठीक है। एक फ्रॉड मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी है, और ये जो है टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है बिकॉज इट हैज़ अ प्रोसेस। इसका एक प्रोसेस है कि आपको पहले रिकॉर्ड करना है सभी ट्रांजेक्शन को, फिर उसको पोस्टिंग करनी है लेजर में, अलग अलग क्लासीफाई करना है अकाउंट्स में, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, तो ये प्रोसेस है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आप एक ना एक एग्जामिनेशन में देखेंगे, या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, या शॉर्ट में आ जाएगा, या लॉन्ग में आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस पे बेस पे एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस एंड वो कंक्लूसिव प्रूफ है कि नहीं। तो ट्रायल बैलेंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस, तलपट क्या है, इसके उद्देश्य एवं सीमाओं को समझाइए। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, यदि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव वे में, हो सकता है ये आ जाए, तो ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, ठीक है, जो हमें हेल्प करता है टू चेक द एक्यूरेसी चेक करने के लिए। और कौन सी एक्यूरेसी, अर्थमेटिक एक्यूरेसी, कि हमने आइटम्स को सही तरीके से लिखा है कि नहीं, यहाँ पे आप एक्यूरेसी लिख देना, टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी। और उसी के बेसिस पे ही जो है हम क्या बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस हम क्या करते हैं, हमारा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो है ये हमें मदद कर रहा है, यदि इसके ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो इसके मीनिंग से ही इसके ऑब्जेक्टिव्स निकल जाएंगे कि हमें एक्यूरेसी चेक करने में मदद करता है, ठीक है। फिर सेकंड जो है, ये जो है आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में मदद करता है, फाइनल अकाउंट्स।
और तीसरा जो है ये आपको एरर्स लोकेट करने में मदद करता है, यानी कुछ एरर हुआ है तो वो आपको बताता है। लेकिन इसकी जब हम बुराई करेंगे, लिमिटेशंस बताएंगे, तो उसमें कुछ एरर्स ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई नहीं होते हैं ट्रायल बैलेंस से। तो उसके लिमिटेशंस की यदि हम बात करें या डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। तो ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन है कि ये जो है हमारा कैनॉट डिटेक्ट ऑल एरर्स, कैनॉट डिटेक्ट, थोड़ा सा पेन ठीक नहीं चल रहा है, प्लीज कोऑपरेट इट, आप सुन लीजिए और उसको आप लिख लीजिए। कैन नॉट डिक्टेट एरर्स, ये एरर्स को सभी एरर्स को डिक्टेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एरर ऑफ ओमिशन होता है एक, है ना, जिसमें हम भूल ही गए, जब आप इनिशियली ही ट्रांजेक्शन को भूल गए तो आप कैसे जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो ट्रायल बैलेंस इस चीज को लोकेट ही नहीं कर पाएगा। अब हमने लिखा ही नहीं है बुक से या अपने बिल से, वाउचर से हमने एंट्री नहीं की है, यदि वो हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड, तो कैन नॉट डिटेक्ट ऑल ट्रांजेक्शन, पहला पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन जो है कैन नॉट डिटेक्ट, वी कैन नॉट डिटेक्ट द एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट रहे, ठीक है। देन ये पॉसिबिलिटी है कि हम जो है सभी बैलेंसेस को जो है अप्रोप्रिएटली यदि नहीं लिखते हैं तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट जो है इम्पैक्ट कर जाएगा। सो दिस आर द वेरियस लिमिटेशंस। और यदि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जैसे हमने एग्जामिनेशन में डिस्कस किया था पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में, यदि आपने वो पेपर भी नहीं देखा तो प्लीज पेपर भी देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। दूसरा, आपको टॉपिक्स भी पता पड़ते हैं कि यस इस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करके ही जाना। ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एविडेंस, की क्या हम उस पर रिलाय कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो हम ये जस्ट अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक कंक्लूसिव प्रूफ मान लें कि ये पूरा का पूरा सही है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे फाइनल अकाउंट्स हमको बनाने पड़ेंगे, यदि कुछ एरर्स है तो उसको लोकेट करके और उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है तो ये इसमें आपको लिखना है कि वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। यस वी कैन ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो क्या लोगे, डिसीजंस जो है आप बना सकते हो, फाइनेंशियल कंट्रोल आप कर सकते हो कि आपको सभी बैलेंसेस साथ में दिख रहे हैं, तो आपको ये पता पड़ेगा कि आपकी कितनी एसेट्स हैं, आपके डेटर्स कितने हैं आज की तारीख में, पूरे ट्रायल बैलेंस से लोकेट हो जाएगा। तो आप इसकी ऑब्जेक्टिव्स में कि ये आपको मदद करता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, फाइनेंशियल कंट्रोल करने में, डिसीजन मेकिंग में, ये पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस, ये फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा बड़ा है ना, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा 11th का कंसेप्ट है। अब डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लेजर जो है क्या है, तो जनरल जो है एक तरीके की क्या होती है, ओरिजिनल एंट्री होती है जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसे हम सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी कह सकते हैं। और लेजर जो है प्रिंसिपल बुक कहलाती है, जिसमें हम हर एक अकाउंट को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, जितने भी बिजनेस पर्सन आपके उसमें जिससे ट्रांजैक्शन होते हैं सभी के अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, बैंक अकाउंट। तो इसके कुछ डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये, जैसे कि हमने पहला डिफरेंस लिखा भी है, तो ये जो है आपको मदद करता है ओरिजिनल एंट्री करने में, ठीक है। जनरल एंट्री यहाँ लिख लेते हैं, जनरल एंड लेजर। यस, कभी भी डिफरेंस आएंगे तो उसको कैसे लिखोगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस का एक कॉलम बनेगा, एक जनरल का और एक लेजर का। यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, आपको पूरा कंपैरिजन करके लिखना है। तो ओरिजिनल फर्स्ट एंट्री जो है यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे लिख लेना आप नेचर ऑफ एंट्री। तो ओरिजिनल एंट्री होती है एंड दिस इज द फाइनल एंट्री हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब जनरल एंट्री जब हम करते हैं तो उसमें नरेशन जो है आप पुटअप करते हैं सभी में, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं होता है फॉर द एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन, है ना। फिर यहाँ पे यदि हम बात करें तो कोई बैलेंस की यदि बात करें तो जनरल एंट्री में कोई बैलेंसिंग नहीं होती है, ठीक है। जनरल एंट्री में कोई बैलेंसिंग नहीं होती, हम सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हर एक अकाउंट का जो है बैलेंस निकलता है। यदि हम इसके एग्जाम्पल्स को कुछ रिकॉल करें तो जनरल एंट्री के एग्जाम्पल आप किस किस को रिकॉर्ड करते हो, हर ट्रांजेक्शन को, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, कैश ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, वो। लेजर में यदि हम बात करें तो किस तरीके से आपके अकाउंट्स बनते हैं, कैश अकाउंट बनेगा, है ना। और क्या होता है आपका कैश अकाउंट, और इसके अलावा बैंक अकाउंट आ जाएगा, कोई डेटर है तो उसका नाम आ जाएगा, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, इस तरीके से वेरियस अकाउंट्स जो हैं क्रिएट होंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल बुक कहलाती है और ये जो है आपकी सब्सिडरी बुक कहलाती है ना।
और ये बेसिस ऑफ ओरिजिनल एंट्री यहीं से ही चालू होती है और लेज़र जो है क्लासीफाई होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, और इसको जो है हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और बेसिस ऑफ डिफरेंस में आप क्या लिख सकते हैं, स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग में इसको क्या कहते हैं। ठीक है, 11th में आपको याद होगा स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग लिखी थी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने देखे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यस, और आगे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन एंड देयर इम्पोर्टेंस। ठीक है, भारतीय लेखा मानकों जिसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं पर टिप्पणी लिखी है। तो ये क्वेश्चन आपको याद हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर में हमने देखा था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपको हेल्प करते हैं। सबसे पहले ये तो इश्यू किसके द्वारा किए जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, लॉज, प्रैक्टिसेस जो सभी लोग जो भी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं वो उन रूल्स को जो है फॉलो करते हैं। तो ये होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 जिसमें है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज दिए जो आपको डिस्क्लोज करनी रहेंगी। दैट मीन्स कि उसमें आपको हर ट्रांजेक्शन जो है क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, बताना है। ठीक है, तो ये इशूड हुआ है बाय ICAI जो चार्टेड अकाउंटेंट की रजिस्टर्ड जो है क्या कह सकते हैं हम, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इट इज़ द रेगुलेटर हम कह सकते हैं जो CA के प्रिंसिपल्स नॉर्म बनाता है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये सबसे पहले इशू हुआ है हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स के द्वारा, जिसमें आप क्या करते हो, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप इशू ये आपको मदद करती है जैसे कि हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंस में लिखा था कि ये आपको यूनिफॉर्मिटी दिखती है कि सभी ट्रांजेक्शन जो है आपको एक जैसे जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में। ये आपको हेल्प करती है कंपैरेटिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लाने में, यानी एक जैसे सभी लोग फॉलो करते हैं तो गुंजाइश कम रहती है कि कोई फ्रॉड एरर हो सके। ठीक है, जैसे कि हम माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है किससे रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन से, वो भी आपके यूनिट का एक पोर्शन है, शायद सेकंड यूनिट ही है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट हमने बात की कि अकाउंट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, तो ये आप यूनिफॉर्मिटी लाने में आपको मदद करती है, एक तरीके का कंपैरिजन करने में आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस देख लिए मेनली जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ कि आप बोल दो कि यही क्वेश्चंस, यस दिस क्वेश्चंस जो है एक एस्पेक्ट रखते हैं एग्जामिनेशन में जो हमें एग्जाम की तैयारी के समय प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने जनरल लेजर लिखा तो इसमें आप और भी चीज़ें लिख सकते हो कि ये जो है डे बुक है जिसमें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जनरल की एंट्री मीनिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी डेट वाइज जो है आप इसकी रिकॉर्डिंग करते हो। यहाँ पे कोई क्रोनोलॉजर ऑर्डर की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जनरल का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स लिखते हम डेट वाइज ही है लेजर में, बट जनरल एंट्री में हर ट्रांजेक्शन उसके नीचे जो है हमें ट्रांजेक्शन शो होते हैं, यहाँ पे अकाउंट वाइज होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स यूनिट नंबर 2 जो कि रिगार्डिंग है हमारा डेप्रिसिएशन और ब्रांच अकाउंट। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड यदि आपने देखा हो तो ऑब्जेक्टिव आया था, फिर हमें शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन मिला था और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया था डेप्रिसिएशन का। यदि आप डेप्रिसिएशन चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 12 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था डेप्रिसिएशन का, है ना। सो अभी उतना टाइम नहीं है कि हम प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ें, बट यदि हम थ्योरी भी कवर करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन इट्स कॉसेस, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसी को ही हम हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, मूल्यह्रास क्या है, इसके कारण और मूल्यह्रास वसूलने के तरीके बताइए। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरीके का हमारा, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन किस स्टैंडर्ड में आता है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को कवर करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, एक तरीके से ये क्या होता है, परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट के यूज के कारण उसकी वैल्यू कम होती जाती है, उसी को ही हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। हम ये अनुमान लगाते जाते हैं कि यस इतना यूसेज हो गया है तो इतना जो है डेप्रिसिएशन यानी उसकी यूजफुल लाइफ इतनी जो है कम होती जा रही है और इतना लगभग एक्सपेंसिव। जैसे हम कार खरीदते हैं तो आप जिस दिन कार खरीदे और उसके 1 साल बाद उसको बेचोगे तो वो वही रेट में नहीं जाएगी, चाहे आपने चलाई है या नहीं चलाई है ना। तो
टेक्नोलॉजी चेंज के कारण हो सकता है उसकी कीमत कम हो जाए, यूज़ के कारण उसकी कीमत कम, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं, व्हाट आर द कॉसेस। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के अलग अलग कॉसेस हो सकते हैं, जैसे कि वियर एंड टेयर, आपके एसेट्स का जो है नुकसान हो गई, टूट फूट हो गई, तो उसको हम बोलते हैं वियर एंड टेयर। और ऑब्सोलेंस होता है एक कॉस्ट। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स आउटडेटेड हो गई, आपके पास जो एसेट है वो आउटडेटेड हो गई, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसके कारण जो है आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई, ये हो सकता है। किसी एक्सीडेंटल में जो है आपके एसेट का नुकसान हो गया तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, तो ये एक कारण हो सकता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। या फिर बहुत ज़्यादा हमने 10 साल गाड़ी चला ली, टाइमिंग के कारण, पासेज ऑफ टाइम के कारण जो है डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। यदि मेनली हम बात करें तो देयर आर 2 मेथड्स, जिसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एंड दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इसका एक और नाम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्वेश्चन आया था आपको, डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी, और उसके अलावा क्या आया था, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को एक्सप्लेन कीजिए। और में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपने देखा हो तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड वो मेथड होता है जिसमें हर पर्टिकुलर ईयर में डेप्रिसिएशन सेम चार्ज होता है, एक परसेंटेज दिया रहेगा और उस बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। या इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने डिस्कस भी किया था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट माइनस यदि स्क्रैप वैल्यू दी है तो वो लेस कर देंगे और एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो हर ईयर में बैलेंस बचता है, फॉर एग्जांपल 10,000 का कोई एसेट था, 1,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लगा एक साल में, तो अब बैलेंस कितना बचा, अब उसकी कीमत कितनी होगी, 9,000, तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन जो है 9,000 पे लगेगा, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके अलावा कई मेथड्स हैं, जैसे सिंकिंग मेथड हो गया है ना, एन्युटी मेथड हो गया, तो ये सभी मेथड्स हैं हमारे डेप्रिसिएशन के। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप डेप्रिसिएशन में, ये एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन और नॉन कैश एक्सपेंस है ना, यानी यहाँ पे हमारा कोई कैश का लेन देन थोड़ी हो रहा है, सिर्फ वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन कैश। डेप्रिसिएशन किस पे लगाया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स पे लगाया जाता है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स के पे लगाया जाता है। तो ये सब चीजें जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो है एवरी ईयर जो है हम जो है चार्ज करते हैं। अब आपसे पूछा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही, इसको रब कर दें, यस डिस्कस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 टू डेप्रिसिएशन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है डेप्रिसिएशन में कौन सा एस लगता है, तो 6 पता होना चाहिए। मूल्य से संबंधित लेखा मानक 6 की चर्चा कीजिए, तो डेप्रिसिएशन में जो अभी ऊपर चीजें डिस्कस की वही सब चीजें आप लिख सकते हो। और इसके अलावा कि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है जो फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज होता है। AS6 जो है हमें पॉलिसीज या फिर रूल्स बताता है रिगार्डिंग यदि हमें मेथड चेंज करना हो कुछ, है ना, मेथड ऑफ चेंज इन डेप्रिसिएशन, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा हमारी अकाउंटिंग पे, और उस इफेक्ट को कैसे मेंटेन करना है, तो ये सब चीजें जो है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में रहेंगी। तो ठीक है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर यूनिट जो है ब्रांच अकाउंटिंग का भी है, तो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड द मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। सबसे पहले तो यदि हम बात करें ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, तो एक पर्टिकुलर बिजनेस की बहुत सारी अलग अलग जगह पे ब्रांच हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल SBI इज अ बैंक, अब SBI की जो है उस पर्टिकुलर सिटी में भी और ज़्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं, आउटसाइड ऑफ द सिटी भी हो सकती है, तो उसी को ही हम बोलते हैं ब्रांच। अब वो ब्रांच जो है अपनी अकाउंटिंग करती है अलग अलग तरीके से, तो इसके क्या उद्देश्य होते हैं और क्या मेथड्स हैं, ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेपरेट ब्रांच अकाउंट मेंटेन करते हैं फॉर एवरी ब्रांच। ठीक है, सेपरेट ब्रांच अकाउंट इज maintained for different branches to a certain प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एवरी ब्रांच। हर ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम हर ब्रांच की अलग से अकाउंटिंग करते हैं, उसके लिए अलग से अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो बनाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य ये है कि इसको पर्टिकुलरली हम प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हर ब्रांच का पर्टिकुलरली
फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल कंडीशन क्या है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है वो जानने के लिए हम अलग से अकाउंटिंग करते हैं। ये हमको हेल्प करता है टू कंट्रोल द ब्रांच इफिशिएंसी। ब्रांच इफिशिएंसी को कंट्रोल करने में आपको मदद करेगा। इफिशिएंसी की कौन सी ब्रांच काम कैसा कर रही है, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन भी रहेगा ना करने के लिए। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि कंपैरिजन इज पॉसिबल, क्योंकि हर ब्रांच की अलग से अकाउंटिंग हो रही है, तो हमें एक कंपेरेबल चार्ट मिल जाएगा कि इस ब्रांच का परफॉर्मेंस कैसा है, नेक्स्ट ब्रांच का परफॉर्मेंस कैसा है, इससे, है ना। तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं किसका, परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांचेस का। ठीक है, अब आपको मेथड्स ऑफ ब्रांचेस पूछिए, ब्रांच अकाउंटिंग। तो ब्रांच अकाउंटिंग के वेरियस अकाउंटिंग मेथड्स होती हैं, तो जिस पे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करें हम नेक्स्ट की टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस शाखाओं के प्रकार बताइए, तो अलग अलग टाइप्स की ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो हो जाएगी आपकी डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, ऐसी ब्रांच जो कि डिपेंड होती है अपने हेड ऑफिस पे, है ना। इट इज डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस। और ये ब्रांच ऐसी ब्रांच होती है कि जो कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करती है। यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे लिख लेते हैं, डू नॉट मेंटेन कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, एचओ के ऊपर, हेड ऑफिस के ऊपर। और हेड ऑफिस जो है इनके अकाउंट्स देखता है ना, टू कीप आउट द रिकॉर्ड्स। फिर दूसरी जो ब्रांच होती है ना, जैसे एक डिपेंडेंट है तो एक हो जाएगी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच कैसी ब्रांच होती है, जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, वो खुद के अकाउंट सभी खुद ही मेंटेन करती है, तो दैट विल बी द इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये खुद का प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट जो है खुद ही मेंटेन करती है, खुद की बैलेंस शीट बनाती है। फिर यदि हम थर्ड की बात करें, इंडिपेंडेंट हो गया, इसके अलावा आ जाएगा आपका फॉरेन ब्रांच। तो फॉरेन ब्रांच भी हम कह सकते हैं एक तरीके की क्या है, आपकी स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच ही है, जिसकी फॉरेन में जो है क्या है, शाखा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, फॉरेन ब्रांच। तो ये लोकेटेड होती है आपकी फॉरेन कंट्री में, और इसका अकाउंट्स जो है कोशिश किया जाता है कि इसके अकाउंट्स को हम कन्वर्ट करें इसकी होम करेंसी में। तो ये होती है आपकी फॉरेन ब्रांच। फिर इसके अलावा आती है आपकी एक होम ब्रांच। होम ब्रांच को हम क्या कह सकते हैं कि ये लोकल ब्रांच होती है, विद इन द एरिया जो है ये वर्क करती है, और इसके बेसिस पे जो है इसकी अकाउंटिंग की जाती है। सो दिस आर द वेरियस, हम कह सकते हैं, ब्रांचेस, जिसको हमने टाइप्स ऑफ ब्रांचेस में देखा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने देखा डिटेल में मेथड्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन यस आई विल टेल यू द नेम्स। यदि आपको वो रिकॉल होते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड थिंग। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेथड्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, जैसे कि उसका आ जाएगा आपका, एक होता है डेटर मेथड, यदि आपने प्रैक्टिकल पढ़ा हो तो। स्टॉक एंड डेटर मेथड आता है दूसरा, स्टॉक एंड डेटर मेथड। और जो है आता है आपका फाइनल अकाउंट्स मेथड, कि हम फाइनल अकाउंट्स के बेसिस पे जो है ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं, फाइनल अकाउंट मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड में स्टॉक एंड डेटर के बेसिस पे जो है हम अकाउंटिंग कर, डेटर मेथड में डेटर के ऊपर। तो ये हो गया आपके सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस, जिसको हमने डिटेल में एक बार डिस्कस कर लिया। ठीक है, यस। अब आते हैं हम थर्ड यूनिट पे, दैट इज रिगार्डिंग रॉयल्टी एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। रॉयल्टी और डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या है। अब रॉयल्टी को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, यदि हम रॉयल्टी का मतलब भी समझें तो रॉयल्टी होता है, उसके नाम से भी क्लियर है, अधिकार शुल्क क्या है, इसका लेखांकन कैसे किया जाता है। तो नाम से जैसे क्लियर है अधिकार शुल्क, तो अधिकार शुल्क जब आपका किसी चीज पे अधिकार है, ऑनरशिप है, और उसका वो आप किसी को यूज के लिए वो एसेट दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर बिहाफ पे जो आपको फीस मिलती है या रेम्यूनरेशन मिलती है, उसे हम कहते हैं रॉयल्टी। अब इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज आई हैव अ प्लेस, मेरे पास कोई प्लेस है जो मैंने किसी दूसरे को जो है कुछ समय के यूज के लिए दी है, उसके दैट मीन्स आई एम द ऑनर, मेरा स्वामित्व है उस पर। तो उसके बिहाफ पे जिस दूसरे को मैंने दी है, सपोज किसी ए पर्सन को दी है, तो वो ए पर्सन मुझे कोई फीस या रेम्यूनरेशन देगा, उसी को ही हम बोलेंगे उसने हमें क्या पे की है, रॉयल्टी पे की है। ठीक है, तो रॉयल्टी इज अ, हम क्या कह सकते हैं, रॉयल्टी एक तरीके की, यहां लिख लेते हैं, रॉयल्टी एक तरीके की क्या है, पीरियोडिक पेमेंट है। ठीक है, जो कि पेबल है
पेबल टू अ पर्सन, है ना, एक तरीके का पीरियोडिक पेमेंट होता है जो पेबल होता है उस पर्सन को जो हमें फॉर यूज ऑफ एसिड, जो हमें एसिड के यूज करने में हमारी मतलब एसिड का यूज करने हमें देता है, तो उसके बिहाफ पे हम उसको पेमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी जनरल एंट्री की, यस नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा है, तो जनरल एंट्री आपको याद हो तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर पेपर में इसकी जनरल एंट्री देखी थी, है ना, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, तो यहाँ पे हम वापस से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। आप चाहो तो उस प्रीवियस ईयर पेपर से जनरल एंट्री देख सकते हैं यदि आपको उसको देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और हम डिस्कस कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रॉयल्टी क्या होती है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, जैसे 3 टाइप्स की रॉयल्टी होती है। एक होती है माइनिंग रॉयल्टी, ठीक है, माइनिंग रॉयल्टी यानी जो माइनिंग की प्लेस के लिए जो है आपको लीज पे दिया गया है उसको हम कहते हैं माइनिंग रॉयल्टी। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल के लिए, कोल के लिए, है ना, कोयले की खदान ने 10 सालों के यूज के लिए उसको दे दिया है आपको, तो जो है उस पर जो शुल्क मिलेगा दैट विल बी द रॉयल्टी। फिर एक होती है माइनिंग रॉयल्टी, दूसरा होता है पेटेंट रॉयल्टी। आपने कुछ साइंटिफिक इन्वेंशन किया और किसी को यूज के लिए वो दिया या कोई आर्टिकल बनाया वो, तो वो कहलाती है पेटेंट रॉयल्टी। फिर आती है कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी क्या होती है, जैसे कि पर्टिकुलरली आपने कोई बुक लिखी है और उस बुक की जितनी कॉपीज सोल्ड होंगी, है ना, जो उसका यूज कर रहा है, जो उसको सेल कर रहा है, उस पर बेनिफिट ले रहा है, तो पर्टिकुलर हर बुक का आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेगा, दैट इज नोन एज कॉपीराइट। उसको कोई और नहीं छाप सकता है, यदि कोई छापेगा तो उस पर कोर्ट जो है इंटरप्ट कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको कॉपीराइट करवाया है कुछ फीस देके। ठीक है, जैसे कॉपीराइट ऑन म्यूजिक हम देखते हैं कि यदि हमने म्यूजिक किसी का चुरा लिया तो जो है आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम लगता है ना, मूवीज का कॉपीराइट होता है। तो ये 3 टाइप्स की कॉपीराइट है जो आप थ्योरी में मेंशन कर सकते हो यदि थ्योरी में पूछा जाए तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स द एक्सप्लेन द टर्म मिनिमम रेंट। ओके, शॉर्ट वर्किंग एंड रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, न्यूनतम मिनिमम रेंट जो है क्या होता है। अब आप समझिए कि क्या होता है कि रॉयल्टी, सपोज हम एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज किसी पर्सन को जो है रॉयल्टी हर महीने जो है उसको पर्टिकुलरली रॉयल्टी किस पे लगती है, यूनिट्स पे लगती है कि कितना यूसेज किया, क्वांटिटी पे लगती है, कितनी क्वांटिटी जो है प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे एक्सट्रैक्शन होगा कोल का तो क्विंटल्स में आ जाएगा, है ना, बुक्स तो नंबर ऑफ बुक्स यूनिट्स कितनी सोल्ड हुई हैं या उसका प्रोडक्शन कितनी बुक्स का हुआ है उस पर जो है कॉपीराइट में। तो सपोज रॉयल्टी थी कि जितने क्विंटल, सपोज 1000 रुपीज रेट रखा था आपने पर क्विंटल का और जो है 100 क्विंटल्स आ रहे थे, तो आपको हर महीने जो है आपको रॉयल्टी मिल रही थी 1 लाख रुपीज़ की उस पर। ठीक है, कोई पर्टिकुलर ईयर ऐसा आया कि उस समय उतना एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाया और आपको रॉयल्टी जो है वो कम आई, हो सकता है उस पर्टिकुलर ईयर जो है आपको 80,000 रॉयल्टी आई। ठीक है, तो क्या होता है इससे जो ऑनर है उसको नुकसान ना हो, तो एट द टाइम ऑफ जब रॉयल्टी फिक्स होती कि कितने परसेंटेज से हमें रॉयल्टी मिलेगी, उस समय एक एग्रीमेंट में एक और चीज की जाती है कि यदि आपका एग्रीमेंट रॉयल्टी कम आती है किसी पर्टिकुलर वर्ष में, तो कम से कम आपको उतना अमाउंट तो देना पड़ेगा। तो मिनिमम रेंट क्या होता है, एक फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट होता है कि रॉयल्टी यदि कम भी हो रही है तो आपको कम से कम उतना मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी। यदि रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है तो आपको रॉयल्टी ही देना है जितनी रॉयल्टी बनती है। फॉर एग्जांपल ये 1 लाख रुपए है और आपने मिनिमम रेंट डिस्कस किया था कि कम से कम 60,000 तो देंगे, चाहे आपको फ़ायदा हो नुकसान हो, लेकिन आपको 60,000 तो देने पड़ेंगे हर बार। तो 1 लाख की रॉयल्टी बनी है तो आप कितने पे करोगे रॉयल्टी के वे में, 1 लाख। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्ष जो है रॉयल्टी बनी है 40,000। ठीक है, लेकिन आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम रेंट यानी आपको 60,000 तो देने ही देने पड़ेंगे, इसी को ही कहते हैं मिनिमम रेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, अब क्या होता है यहाँ पे ये 40,000, अब यहाँ पे क्या हुआ है 40,000 रॉयल्टी बनी है, मिनिमम हमने कितने दिए 60,000। एक तो हमको रॉयल्टी का नुकसान हुआ कि उस पर्टिकुलर ईयर में प्रोडक्शन नहीं हुआ, है ना, और दूसरा क्या हो रहा है कि हमें सामने वाले को 60,000 देने पड़े यानी 20,000 का हमारा और नुकसान हो गया। तो ये जो हमें कमी हुई है, डिफिशियंसी हुई है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग।
ठीक है। अब इसी से ही जो थर्ड टर्म जुड़ा हुआ है दैट इज रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। जैसे किसी नेक्स्ट ईयर में हमने बहुत ज़्यादा रॉयल्टी कमाई है, सपोज 1.5 लाख रुपए, तो उसका जो है कंपनसेशन कह सकते हैं, या उसकी पूर्ति जो है हम डिफिशियंसी की पूर्ति जो है उस रॉयल्टी में से कर लेते हैं, तो उस आने वाले ईयर्स में उसको हम कहेंगे रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस किए। अब बात करते हैं हम, ठीक है, इसमें एक और चीज हम लिख सकते हैं यदि थ्योरी आती है कि रॉयल्टी, तो जैसे मैंने आपको लिखा कि पीरियोडिक पेमेंट पेबल टू अ पर्सन फॉर द यूज ऑफ एसेट, इसमें जो है दो पार्टीज होती हैं। कौन सी पार्टीज होती हैं? एक होता है आपका लेजर और दूसरा होता है लेजी। लेजर कौन होता है? ऐसा पर्सन जो लैंडलॉर्ड कहलाता है, जिसका स्वामित्व है, जिसकी एसेट है, उसको हम बोलते हैं लेजर, और लेजी जो उसका यूज करता है। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं आपके रॉयल्टी अकाउंट की थ्योरी में जब मीनिंग ऑफ रॉयल्टी पूछा जाता है। शॉर्ट वर्किंग व्हेन, चाहो तो आप एक लाइन में लिख लो, व्हेन लेजी सफर्स अ लॉस, व्हेन लेजी सफर्स अ लॉस ऑफ आउटपुट, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द मिनिमम अमाउंट पेड व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस, तो जो है हम फिक्स्ड अमाउंट तो पे करेंगे ही करेंगे, तो दैट विल बी द मिनिमम रेंट। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट वर्किंग को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग इक्वल्स टू रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट को माइनस कर दें, है ना। मिनिमम रेंट आपका बेसिक रेंट था कि उतना देना है, रॉयल्टी जितनी बननी चाहिए थी उसमें से मिनिमम रेंट को लेस कर दें तो आपकी शॉर्ट वर्किंग आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रॉयल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद आपका आता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके एडवांटेजेस आपको बताने हैं। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है? पहले तो डिपार्टमेंटल बिजनेस समझें कि जहां पे एक ही जगह पे जो है सभी डिवीजन ऑफ बिजनेस जो बने, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं अलग अलग चीजों के लिए, उसी को ही हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। यानी एक ही रूफ के अंदर जो है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, दैट विल बी द डिपार्टमेंटल। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पे इसका उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट निकालने की हम कोशिश करते हैं, ताकि हमें इंडिविजुअली पता रहे कि हर डिपार्टमेंट का हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें मदद करता है टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ये हमें मदद करता है कंपैरिजन करने में। किस चीज का कंपैरिजन करने में? फ्रॉम द प्रीवियस ईयर डाटा टू द करंट ईयर डाटा के बीच का कंपैरिजन जो है ये हमें आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है। दूसरा, ये हमें हेल्प करता है पॉलिसी डिटरमाइन में कि किस तरीके से हम पॉलिसी को जो है, कौन कौन सी पॉलिसी जो है हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारी अकाउंटिंग जो है बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी ये हो सकती है, और ये हमें स्मूथ रनिंग में हेल्प करता है, तो ये इसका एडवांटेजेस भी बन जाएगा। इसके अलावा यदि बात करें तो ये डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करता है, तो ये आपकी एडवांटेजेस में भी हेल्प हो जाएगी, आपको लिख सकते हो ये पॉइंट, आप उसके इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो। यस, और क्या लिख सकते हैं? डिपार्टमेंटल जो है आपको मदद करता है रिसोर्सेस को एलोकेट करने में। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का रिसोर्स हो सकता है दूसरे में जो है हो जाए, तो ये आपको रिसोर्सेस को एलोकेट करने में मदद कर सकता है। तो इस तरीके से जो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो है, वेरियस डिपार्टमेंट्स की अकाउंटिंग हम करते हैं जो एक ही रूफ में एक ही जगह पे जो है काम करती हैं, उनकी अलग से अकाउंटिंग करते हैं हम टू नो द सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, आपको एफिशिएंसी इंक्रीज होती है क्योंकि हर डिपार्टमेंट की जो है आपको एफिशिएंसी के बारे में पता पड़ता है कि इनका काम जो है कैसे चलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 3। और यस, यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जैसे पूछा है तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इंटर डिपार्टमेंट क्या होता है। आपको याद हो तो हमने ये क्वेश्चन इंटर डिपार्टमेंट जो है हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था। तो इंटर डिपार्टमेंटल क्या होती है? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन या फर्म्स वो होती हैं जब दो डिपार्टमेंट्स के बीच में ट्रांजेक्शन होता है ऑफ द सेम फर्म सेम है लेकिन दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसको ही हम बोलेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में यदि ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन। तो ये क्वेश्चन आता है तो आप वो भी मेंशन कर देना। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द फोर्थ यूनिट, जिसमें आपके यूनिट्स में कवर्ड है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंसाइनमेंट दिया है एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो एनपीओ क्या होता है एंड हाउ डू दे मेंटेन अकाउंट्स, और एनपीओ को जो है दोस्तों हम क्या कहते हैं इन हिंदी, तो इसको जो है हम गैर लाभकारी संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में हम इसको एनपीओ भी कहते हैं। वे किस प्रकार जो है लेखा रखती हैं, तो एनपीओ एक तरीके का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है फॉर द सर्विस मोटिव, है ना, इसका प्रॉफिट मोटिव काम नहीं होता है, सर्विस मोटिव के लिए, जैसे कोई क्लब हो गया, है ना, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गई, है ना, कोई डोनेशनल प्लेस हो गई, कोई टेम्पल हो गया, ट्रस्ट होगा, वो जो काम करते हैं वो एक तरीके की कौन सी इंस्टीट्यूट होती हैं, दैट इज नोन एज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहलाती हैं। अब हाउ डू दे मेंटेन अकाउंट्स, तो ये किस तरीके के अकाउंट्स मेंटेन करती है, तो सबसे पहले ये मेंटेन करती हैं 3 तरीके के अकाउंट्स, उसमें आता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन होता है बेसिकली, फिर जो है आपका आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड जो है वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अब आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो इसको यदि हम शॉर्ट में समझें, यस नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग ही दिया है, तो हम ठीक है, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके से आपका, जैसे हम कैश अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, वैसे ही एक साइड जितनी भी रिसिप्ट आती हैं उनको हम डेबिट साइड लिखते हैं, और जितने भी हम पेमेंट्स करते हैं जहाँ पे भी हमने यूज़ किया है अमाउंट का, उसको हम क्रेडिट साइड मेंशन, तो ये हमारे कैश अकाउंट के जैसे होता है, जैसे हमारा कैश ट्रांजेक्शन्स को हम मेंटेन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन होता है, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन होता है, जिसमें हमारी रेवेन्यू, इनकम्स और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज होती हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो मेंटेन होती है, जैसे कि उनका कैपिटल अकाउंट, डोनेशन फंड अकाउंट, यदि बड़े लेवल पे आ रहा है, कोई स्पेसिफिक फंड आ रहा है, तो वो बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। और आप चाहो, यदि अब ये क्वेश्चन सपोज आपसे 7 नंबर में पूछा जा रहा है, या 8 नंबर में, 12 नंबर में, आपको 8 या 12 नंबर में पूछा जाता है, तो ये कैसे लिखोगे, तो पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आपने मीनिंग लिख दिया, फिर उसको आप एग्जांपल्स को रिलेट कर दो, फिर मेनली 3 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये नाम लिख दिया। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग लिख दोगे आप, फिर आप कोशिश कीजिए यदि 12 नंबर में आता है तो उसका आप फॉर्मेट बना दीजिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो जो आपके कैश ट्रांजेक्शन है, जैसे अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, कैश रिसीव्ड, कैश सेल्स हो गई, उसको डेबिट साइड 2-3 आइटम लिख दीजिए, और पेमेंट्स के क्रेडिट साइड ऑप्शन, तो फॉर्मेट बना दीजिए। ऐसा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना दीजिए और बैलेंस शीट का, तो 12 नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे, है ना। थ्योरी लिखने भी एक कला है, यदि आप वो बहुत अच्छे से लिख पाते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स। अब नेक्स्ट एक्सप्लेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हमने मीनिंग तो इसका समझ लिया, यदि मीनिंग आता है तो हमें कैसे लिखना है, कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, यदि डिफरेंस पूछ लिया जाए तो डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और क्या है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो शॉर्ट में जो है हम इसके डिफरेंसेस को जो है डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका नेचर कैसा है, पहले नेचर ऑफ अकाउंट यदि हम बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे मैंने बोला कैश ट्रांजेक्शन होता है, तो इसमें इसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट हमारी एसेट्स के अकाउंट को डिनोट करता था, है ना, कैश अकाउंट, तो दिस इज विद। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, क्योंकि इसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हो गया उसका बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। आपको एग्जाम में डिफरेंस पूछा है तो बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख के आना है, चाहे आपको कॉलेज में बोला है, पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख के आना चाहिए, यू विल गेट अ गुड स्कोरिंग फ्रॉम दैट, ठीक है। फिर अब इसमें जो है हम क्या लिखते हैं, आइटम्स की यदि हम बात करें तो जितना भी सम आपने रिसीव किया है, अमाउंट रिसीव्ड को आप क्या कर दोगे डेबिट, और अमाउंट पेड को जो है आप क्या कर दोगे क्रेडिट, और यहाँ पे आप क्या करोगे पूरे आपके जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उसको आप डेबिट कर दोगे, और आपके इनकम जो रहेंगे या गेन रहेगा, और कौन से नेचर का, रेवेन्यू नेचर का, है ना, उसको आप कर दोगे क्रेडिट का, ठीक है। फिर इसके अलावा ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस की यदि हम बात करें तो ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे इसको मेंटेन करने की कोई
सॉरी, यहाँ पे आपको कैश बैलेंस मिल सकता है, ओपनिंग मिल सकता है, क्लोजिंग भी लास्ट में हमें बचेगा, तो इट विज मेंटेन्ड। यहाँ पे ऐसी कोई नहीं होता है, यहाँ पे या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लेकिन हम सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस ना बोल के सरप्लस या डिफिशिएट बोलते हैं। तो इसका जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको या तो हम सरप्लस या डिफिशिट बोलते हैं। इन केस ऑफ प्रॉफिट जो है हम सरप्लस बोलेंगे और लॉस के केस में डिफिशिट बोल। और यहाँ पे जो है इनका बैलेंस निकलता है जिसको हम कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस के नाम से बैलेंस कैरिड डाउन जो आप लिखते हो, है ना। तो ये हो गया आपका, हम इसको मेंशन कर सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस के नाम से कि इसके क्लोजिंग बैलेंस को बोलते क्या है। ठीक है, फिर इसमें टाइप ऑफ आइटम्स कौन से आ सकते हैं, तो जैसे हमने बात की इसमें रेवेन्यू आइटम्स आते हैं और इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में एवरी ट्रांजेक्शन जितना भी आया है सब लिखना है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो। और यहाँ पे जो है सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स ही लिखने हैं, और रेवेन्यू और कैपिटल हम ऑलरेडी बेसिक ऑफ 11th पढ़ चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो फिर आप 11th क्लास का बेसिक को एक बार देख लीजिए। ठीक है, एडजस्टमेंट की बात करें, एडजस्टमेंट आइटम्स कैसे होते हैं, जैसे कि आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो कैश ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं करते। यहाँ पे हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आप देख सकते हैं। यदि मीनिंग आ जाता है तो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस बेसिस पे आप मीनिंग को एक्सप्लेन कर दीजिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में इतनी सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। निवेश खाता क्या है और इसके गुण बताइए। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक तरीके का क्या है, फंड है जो हम इन्वेस्टर जो है यूज करता है क्या करने के लिए, फॉर टू परचेज और सेल द सिक्योरिटीज। ठीक है, चाहो तो हम इसको लिख सकते हैं, इन्वेस्टर्स यूज फंड्स टू परचेज सिक्योरिटीज, है ना, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब इस पे उसके बिहाफ पे उसको क्या मिलता है, सिक्योरिटीज में क्या हो जाएगा, शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, तो उस पे या तो इंटरेस्ट मिलेगा या फिर डिविडेंड मिलेगा। ओके, अब ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी दो टाइप के होते हैं। आपको याद हो तो हमने प्रीवियस ईयर में फिर से ये क्वेश्चंस में देखा था कम इंटरेस्ट क्या होता है, जिसमें इंक्लूडेड था इंटरेस्ट, है ना, इंक्लूड होता है इंटरेस्ट, उसको हम कम इंटरेस्ट बोलते। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कम इंटरेस्ट या कम डिविडेंड और दूसरा होता है एक्स इंटरेस्ट या एक्स डिविडेंड। जिस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में परचेज करते समय उसमें उसका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है उसको हम बोलते हैं कम इंटरेस्ट। जिस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को परचेज या सेल करते समय उसमें उसका इंटरेस्ट या डिविडेंड इंक्लूड नहीं है तो उसको हम कहते हैं एक्स इंटरेस्ट। सिंपल है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आप चाहो तो वो भी मेंशन कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मेंटेन करते हो। ठीक है, फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज और द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पे जो है कम इंटरेस्ट जो है मीन्स that means the amount of interest is included in the securities amount and x interest when the amount is not included। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट यानी प्रेषण खाते क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स की फीचर, इसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट एक तरीके का ऐसा अकाउंट है कि कोई बिजनेस पर्सन इसको रब कर देते हैं ताकि हम क्लैरिटी से इसको समझ पाए। यस, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, कौन मेंटेन करता है, कोई भी बिजनेस पर्सन जो अपने बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को जो है क्या करता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दूसरे पर्सन को क्या करता है, वो गुड्स सेल करने के लिए देता है। किसके बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे, कि मेरे बिहाफ पे आप गुड्स सेल करिए, है ना। अब ये जो कंसर्न पर्सन रहता है जो गुड्स देता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस पर्सन को, जो कि ऑनर होता है, लेकिन कंसाइनमेंट की भाषा में हम इसको कहते हैं कंसाइनर। ठीक है, और जिसको गुड्स सोल्ड करने के लिए देता है उसको हम कहते हैं कंसाइनी। आपको टर्म्स पता होना चाहिए। कंसाइनर को बोलते हैं प्रिंसिपल और कंसाइनी को बोलते हैं एजेंट। तो कंसाइनी जो है एजेंट की तरह वर्क करता है, किसके बिहाफ पे, कंसाइनर के बिहाफ पे, वो उसको गुड्स सोल्ड के देता है, और कंसाइनी को इस बिहाफ पे क्या मिलती है,
एक तरीके की कमीशन जो है उसको मिलती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसके फीचर्स की, तो फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट क्या है, तो इसमें पार्टीज जो हैं, दो पार्टीज होती हैं। अभी हमने देख ली, वन इज कंसाइनर एंड अदर इज द कंसाइनी। ठीक है, फिर ऑनरशिप किसके पास रहेगी इसकी, यदि ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप जो है कंसाइनर के हाथ में ही रहेगी, सिर्फ उसके बिहाफ पे गुड्स सोल्ड करता है वो पर्सन, बाकी ऑनरशिप जो है किसकी रहेगी, जो ऑनरशिप किस चीज़ की, बेच दिया तो वो जिसको बेच दिया उसकी ऑनरशिप हो जाएगी, है ना। ऑनरशिप ऑफ द अनसोल्ड गुड्स, ऐसे भी तो गुड्स रहेंगे जो बिके नहीं है पर्टिकुलरली ईयर में, तो उसकी ऑनरशिप किसके पास रहे, वो गुड्स एक्चुअली किसके हैं, बिजनेस पर्सन कंसाइनर के हैं, बट कंसाइनी उसको उसके बिहाफ पे बेच के दे रहा है। ठीक है, उसके बिहाफ पे जो है उसको क्या मिल रहा है, कमीशन। कमीशन जो है अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5% कमीशन जो है उनके बीच में डिसाइड हुआ है कि इतने गुड्स, जितने गुड्स आप बेचोगे हम 5% कमीशन देंगे, तो वो उसके बिहाफ पे कंसाइनी को क्या मिलता है, कमीशन मिलती है। रिस्क या लॉस जो है कौन बियर करता है, तो रिस्क या लॉस की कोई कंडीशन होती है, एक वैसे रिस्क या लॉस कंसाइनर ही बियर करता है, लेकिन एक टाइप ऑफ कमीशन, यदि कोई एक्स्ट्रा टाइप ऑफ कमीशन दी होगी, जैसे अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कमीशन, यस दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रिस्क, यदि वो कमीशन मिल रही है कंसाइनी को, तो फिर कंसाइनी रिस्क एंड लॉस बियर करेगा, अदरवाइज रिस्क एंड लॉस किसका होता है, कंसाइनर का। ठीक है, फिर रिटर्न ऑफ गुड्स अनसोल्ड, यदि कोई गुड्स अनसोल्ड रह गए हैं तो उसको वो वापस कर देगा, किसको, कंसाइनर को। कौन वापस करेगा, कंसाइनी। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है, ये क्यों होता है बिजनेस, सपोज आप भोपाल में हैं, ठीक है, और आपको आपके बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो उसके कारण जो है आप क्या कर रहे हैं, आपने इंदौर में आपका एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया गुड्स बेचने के लिए, तो भोपाल में आप काम करते हैं एज एन ऑनर, और यहाँ पे जिस बंदे को आपने वर्क एजेंट के रूप में रखा है, ही इज नोन एज द कंसाइनी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट और उसकी विशेषताएं, जिसे हम प्रेषण खाते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमीशन, यस, कंसाइनमेंट में अलग अलग टाइप की कमीशन होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कमीशंस को। तो कमीशन जो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन, एक होती है ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है, सेकंड होती है डेल क्रेडर कमीशन, ठीक है, और थर्ड होती है ओवर राइडिंग कमीशन। अब ऑर्डिनरी कमीशन नॉर्मल फिक्स्ड परसेंटेज रहता है, जिसपे आपको कि इतना सेल्स करोगे तो उस पे जो है आपको इतने परसेंट से 5%, 10% जो है आपको कमीशन मिल जाएगी। डेल क्रेडर कमीशन जो है क्रेडिट सेल्स के लिए, यदि कंसाइनी जो है क्रेडिट सेल्स की रिस्क ले रही है कि भविष्य में यदि वो पैसा डूब गया, बैड डेट्स हो गया, तो जो है यदि कंसाइनी इसकी रिस्क ले रहा है तो उसको एक एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है, जिसे हम कहते हैं डेल क्रेडर कमीशन, है ना। तो रिस्क या लॉस यदि कंसाइनी बियर कर रहा है तो उसको डेल क्रेडर कमीशन मिलेगी, नहीं तो रिस्क एंड लॉस कौन बियर करता है, कंसाइनी। ओवर राइडिंग कमीशन, जब आप आपके गुड्स जो है इनवॉइस प्राइस से हाई पे सोल्ड कर रहे हो, ओवर एंड अबव द इनवॉइस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो ज्यादा पे, तो आपको एक एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है, जिसको हम कहते हैं ओवर राइडिंग कमीशन, और ये किस पे कैलकुलेट होती है, आपकी सेल्स पे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टाइप्स ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे हमारा 4th यूनिट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम हमारे 5th यूनिट पे, दैट इज द पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जिसमें आपका मेनली यहाँ पे सिलेबस क्या कवर्ड है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। डिसोल्यूशन यानी पार्टनरशिप का बंद होना, दैट इज द 5th यूनिट, है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अमलगमेशन है जिसमें, ओके। तो क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पे आपकी एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स के बीच में जो है उनका बिजनेस रिलेशनशिप एंड हो जाता है, उसी को ही हम कहते हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें, व्हाट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज मेड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी फर्म के समापन से आप क्या समझते हैं, और फर्म के विघटन के संबंध में, समापन यानी विघटन के संबंध में फर्म की पुस्तक में कौन कौन से लेखांकन। तो जब हम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, फर्म जो है डिसॉल्व होती है, तब मेनली जो है हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, तो रियलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, जिसमें हम एसेट्स को बेचकर जो अमाउंट हमें मिलता है, यानी अब फर्म बंद हो रही है तो हम एसेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, तो उससे जो आपको अमाउंट रिलीज होगा वो लाइबिलिटीज को पे करोगे, उसका जो लेखा जोखा होगा उसी को ही हम रियलाइजेशन अकाउंट में पुटअप करते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। दूसरा जो अकाउंट मेंटेन होता है दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, दैट मीन्स पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, पार्टनर के ऊपर कोई लोन है या पार्टनर ने कुछ अपने बिहाफ पे फर्म के लिए कुछ खर्चा किया है, वो आ जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा मेंटेन होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, यदि पार्टनर ने कोई लोन लिया है फॉर्म से तो पार्टनर्स लोन अकाउंट मेंटेन होगा, क्योंकि अब फॉर्म बंद हो रही है तो सब अकाउंट्स को क्लोज करना है। यहाँ पे हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करते हैं, सेटल करते हैं, फिनिश करने की कोशिश करते हैं, कि जिसको लायबिलिटीज को पे करना है तो एसेट बेच बेच के उनको अमाउंट देते हैं ना, बनाया था आपने 12th में पार्टनरशिप जब आपने पढ़ा था। और लास्ट जो है आपका कैश अकाउंट बनता है, जिसमें आप कैश का पूरा मेंटेन करते हैं, जो कि टैली होता है, यानी डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड जो है टैली हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अमलगमेशन, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यानी अमलगमेशन मतलब एकाकीकरण का क्या आशय है और इसके गुणों और दोषों की व्याख्या कीजिए। तो अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, अमलगमेशन अब यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप की अमलगमेशन है, बोले तो दो पार्टनरशिप फॉर्म मिलकर जब साथ में फॉर्म करती है, व्हेन 2 और मोर फॉर्म्स टुगेदर वर्क टुगेदर फॉर बिजनेस इंटेंशन, तो उसको हम कहते हैं अमलगमेशन, है ना। साथ में मिलकर जब काम करती है तो उसको हम अमलगमेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी जो ओल्ड फॉर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है और जो है नई फॉर्म जो है बनती है, न्यू फॉर्म इज क्रिएटेड, ठीक है। यानी नई फॉर्म बनती है तो इसकी पार्टनरशिप डीड भी जो है नई तरीके से बनेगी, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है नए तरीके से बनेगा रिटर्न में। फिर जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, यानी जितनी भी एसेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी या फिर जितने भी पार्टनर्स होंगे उस फॉर्म के, वो पूरे के पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, न्यू फॉर्म में, क्योंकि अब अमलगमेशन हो गया है। इनका जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्रिएट होगा। तो ये हो गई आपकी कुछ फीचर्स जो हमने अमलगमेशन। अब इस अमलगमेशन के क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। तो यदि इसके हम मेरिट्स की बात करें तो जब दो फर्म साथ में ज्वाइन हुई हैं तो ऑब्वियसली इनका कैपिटल पोर्शन जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन कैपिटल। और फिर क्या होगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे। रिसोर्सेज में पर्सन में ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, मेनली अमलगमेशन क्यों किया जाता है, एक्सपांशन के पर्पज से हम कह सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, इससे कंपटीशन जो है क्या होगा, अमलगमेशन हुआ है तो कंपटीशन जो है रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस कंपटीशन ये आपको रिडक्शन में हेल्प करता है। 3 ये हो गया। 4th पॉइंट ये हो गया, रिस्क जो है आपकी डिवाइड हो जाती है, फॉर्म बड़ी हो जाती है तो रिस्क भी जो है इसमें डिवीजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होती है। वहीं इसकी डीमेरिट्स की बातें करें, अब दो पार्टनरशिप फॉर्म बन आपस में एक पार्टनरशिप फॉर्म बन गई है ना, तो वह क्या होगी, डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े होंगे। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कि एक दूसरे का परसेप्शन नहीं समझ पाए, काम करने का तरीका दोनों का अलग था, फॉर्म का साथ में काम कर रही हैं तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है ना। लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं बहुत सारी बढ़ जाएंगी, क्योंकि दो फॉर्म साथ में मिलकर कर रही हैं तो उनको लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उनको लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो, क्योंकि फॉर्म सपोज ए लिमिटेड थी, बी लिमिटेड थी, अब दोनों मिलकर कोई ए बी लिमिटेड बन गई, तो इनकी खुद की एक आइडेंटिटी जो बनी थी पार्टनरशिप फॉर्म के समय, तो वो कहीं ना कहीं उसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि उसका लॉस हो, इनकी क्रेडिट वर्दीनेस का जो पहले उन्होंने अर्न किया है उसकी कमी हो सकती है। तो ये जो है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ओके, फॉर्म के डिसोल्यूशन के मेथड्स क्या है, साझेदारी विघटन की विधियों की व्याख्या कीजिए। तो अलग अलग तरीके से जो है डिसोल्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन, पहले तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है दो तरीके से डिसॉल्व हो सकती है, एक तो फॉर्म डिसॉल्व होती है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लिखेंगे हम, और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब ये होता है कि आपस में एक या दो पार्टनर्स चले गए हैं लेकिन फॉर्म अभी भी चल रही है, यानी नए पार्टनर आ गए होंगे। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब ये है कि सभी पार्टनर्स जो है बंद करने का बिजनेस बंद कर रहे हैं और फॉर्म को क्लोज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन, ठीक है। अब डिसोल्यूशन जो है अलग अलग तरीकों से हो सकता है,
जैसे कि डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ठीक है। आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आप लिखोगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट पूरा। आपका कुछ एग्रीमेंट था कि हम इतने समय तक काम करेंगे, जो भी एग्रीमेंट था, म्यूचुअल कंसेंट से जो है आपने बिजनेस को क्लोज कर दिया, दैट इज डिसोल्यूशन। इस तरीके से बंद हो सकता है। डिसोल्यूशन यानी पार्टनरशिप फॉर्म का बंद होना, वाइंड अप होना या लिक्विडेट होना। फिर एक होता है आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब आपको कंपलसरी डिसॉल्व करना ही पड़ेगा पार्टनरशिप, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी लग गई। हो सकता है आपने इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, तो यदि इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो वो वैसे भी वैलिडिटी नहीं है, तो आपको कंपलसरी उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है कोई पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो गया है, तो जो है आपको पार्टनरशिप फॉर्म बंद करना। नंबर ऑफ पार्टनर्स की जो लिमिट है उससे जो है आपने ज़्यादा पार्टनर्स बना लिए तो भी आपको कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा फॉर्म को। फिर एक होती है फिक्स टर्म डिसोल्यूशन, यानी आपने डिसाइड किया था कि पर्टिकुलरली 2 साल 5 साल या 10 सालों के लिए काम करेंगे और उसके बाद जो है आप फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फिक्स टर्म डिसोल्यूशन। फिर होता है आपका कंटिंजेंसी डिसोल्यूशन। कंटिंजेंसी यानी कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसके कारण आपको डिसॉल्व करना पड़ रहा है फॉर्म को। फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है ना, तो वो कंटिंजेंसी के केस में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से जो है आपका डिसोल्यूशन आपको करना पड़ा। फिर जो है हम कह सकते हैं नोटिस, यस लिखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ नोटिस जो है आप डिसोल्यूशन कर सकते हैं कि किसी पार्टनर को ऐसा लगता है कि मुझे जो है आगे पार्टनरशिप कैरी नहीं कर सकता और उसने जो है रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट लिख दिया, नोटिस भेज दिया कि अब पार्टनरशिप को बंद करना है। जैसे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इन 12th, पार्टनरशिप बट विल, अपनी इच्छा से नोटिस दिया आपने और पार्टनरशिप जो है वो एंड पे हो गई, तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप। और एक आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है कोर्ट के ऑर्डर पे, यदि कोर्ट को किसी कारण से ऐसा लगता है कि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म बेटर नहीं है ड्यू टू इलीगल बिजनेस या सही बिजनेस नहीं हो रहा है या जो है कुछ ना कुछ उसको डाउट है, तो ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर जो है आपका फॉर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कोर्ट ऑर्डर, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। और 2 चीजें मैंने आपको इससे पहले बताई थी कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और फॉर्म का डिसोल्यूशन, ये चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसके मीनिंग में भी लिख सकते हो। पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन दोनों अलग चीज़ है ना। फॉर्म का डिसोल्यूशन पूरी की पूरी फॉर्म बंद हो जाती है और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन में पार्टनर्स चले जाते हैं, नए पार्टनर्स आ जाते हैं, फॉर्म चलती रहती है लेकिन पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5th यूनिट के क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें और भी हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप को जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे, दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से एक यूजुअली जो है, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा, पेपर देखा था, उसमें एक ऑब्जेक्टिव आया था कि कंपनी, यदि आपको टैली में कंपनी ओपन करनी है तो उसके लिए क्या शॉर्ट फॉर्म होता है, तो अल्ट F3 हमने देखा था, है ना। और एक जो है थ्योरी क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की, किसकी मदद से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर की मदद से जो है हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसी को ही हम कहते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। दैट मीन्स यहाँ पे हम डाटा एंट्री जो है कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे, है ना। डाटा एंट्री करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और जो है उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। ये सभी चीज़ें जो है हम क्या करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन यानी पूरा का पूरा हम सिस्टम पे करेंगे, मैन्युअली ना करके, लिखित में ना करके हम सिस्टम पे करेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटरीकरण लेखा प्रणाली की विशेषता एवं लाभ बताइए, ठीक है। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं यदि हम उसकी बात करें, एडवांटेजेस की, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड जो है इससे बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, काम जो है सिस्टम से होगा तो जो है इसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप इसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज अच्छे से हो सकता है, स्टोर कर लिया डाटा को तो उसको आप रिट्राइव भी कर सकते हैं, कभी भी आपको देखना हो तो आप उसको रिट्राइव करके भी देख सकते हैं। ये आपको रियल टाइम प्रोसेस बता दिया, आपने जैसे ही एक ट्रांजैक्शन किया उसका कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे टैली यदि आपने चलाया हो तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि रियल टाइम प्रोसेस कैसा हो गया। कैश एंट्री एक जगह पे की तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है वो आपको फाइनल अकाउंट्स तक लेकर दिखा देगा, वहाँ एंट्री हो जाएगी। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आपकी सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हो सकती है।
इससे जो है आप विश्लेषण कर पाएंगे, यानी प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे एंड यू विल टेक अ बेटर डिसीजन। ठीक है, तो ये इसकी एडवांटेजेस हो गई। अब यदि हम फीचर्स में भी आप सेम यही चीज़ें लिख सकते हैं, और ये क्या मदद करता है एडवांटेजेस या फीचर्स में तो ये सभी लिख सकते हैं, और यदि और कुछ हम लिखना चाहें तो इफ़िशियंसी बढ़ेगी इससे, तो ये आप फीचर्स में भी लिख सकते हो और एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो कि इफ़िशियंसी, ऑब्वियसली काम करने का तरीका जो है आपका इफ़िशियंट हो जाएगा, क्विक डिसीजन ले पाएंगे आप, और जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, है ना। मैन्युअली जो है से बेटर रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज एक सिस्टम के अंतर्गत आप पूरा का पूरा अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें आप इजीली जो है डाटा को मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो ये उसके एडवांटेजेस एंड फीचर्स के अंतर्गत ये सभी पॉइंट्स जो हैं आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर वाउचर्स, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर्स। वाउचर क्या है, वाउचर के प्रकार क्या है। तो वाउचर क्या होता है, एक तरीके का, कंप्यूटर अकाउंटिंग में आपको कुछ टॉपिक्स और दिए हैं तो ये उसी का ही क्वेश्चन। तो वाउचर एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जो एक तरीके से क्या करता है, प्रूफ देता है आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है उसका प्रूफ देता है। यानी एक तरीके का बिल जो आपने देखा है वो भी एक टाइप का वाउचर ही है, जिसमें क्या रहता है, डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस, कि आपने कितनी क्वांटिटी जो है बेची है वो आ जाएगी, है ना, क्वांटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्राइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आप एक लीगल फर्म हो तो आपके फर्म का नाम भी लिखा रहता है, तो पूरी की पूरी डिटेल्स जो है उसमें मेंशन होती है। तो ये डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें हम रिकॉर्ड, प्रूफ रहता है हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन का कि ये ट्रांजेक्शन हमने किया है, उसी को ही हम वाउचर कहते हैं। अब अलग अलग टाइप्स के वाउचर्स होते हैं, जैसे कि कैश वाउचर्स, जिसमें कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो है हम लिखते हैं, चीज़ें मेंशन करते हैं। बैंक वाउचर हो गया, आपका परचेस वाउचर हो गया, है ना, जिसमें आप परचेस की बिलिंग करते हैं। सेल्स वाउचर हो गया, रिसिप्ट वाउचर हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया। तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप अलग अलग तरीके के वाउचर्स जो हैं बना सकते हो। एक आता है जनरल प्रॉपर, यदि आपको याद हो 11th में पढ़ा होगा आपने। जनरल प्रॉपर वाउचर क्या होता है, जब कोई भी ट्रांजेक्शन बाकी के वाउचर्स में नहीं आते हैं उसको हम जनरल प्रॉपर में मेंशन कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज जनरल प्रॉपर। अब वाउचर आपको क्या मदद करते हैं, या फीचर्स ऑफ वाउचर्स आ जाएं, या किस तरीके से हेल्प करेंगे, या क्या उद्देश्य रहता है वाउचर्स का। तो एक तरीके का ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं आपको, है ना, प्रूफ रहता है कि यस आपने ये ट्रांजेक्शन किया है। फिर जो है आपको ये मदद करते हैं जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है आपके ट्रांजेक्शन के बारे में, तो डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है यहाँ आपको मिलती है। ठीक है, और ये एक तरीके से ऑडिटर्स को भी मदद करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। टू वेरीफाई, किस चीज को वेरीफाई करेंगे, वाउचर की मदद से वो अकाउंटिंग को वेरीफाई करेंगे, यस ये बिल है और ये इन्होंने एंट्री की है, तो उससे जो है एक वेरिफिकेशन हो जाएगा, चेक हो जाएगा कि आपने अकाउंटिंग जो है वो सही की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमारा 6th यूनिट भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने 1 to 6 यूनिट पूरे के पूरे क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस देखे हैं। यदि आपको किसी पर्टिकुलरली टॉपिक में दिक्कत है देन लेट मी नो, विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। आपको कोई डाउट है देन कमेंट सेक्शन में आप लिखिए आपकी डाउट्स। आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये फॉर्म ऑफ कंटेंट चाहिए रिवीजन के लिए, तो प्लीज़ लेट अस नो, हम कोशिश करेंगे कि आपको बेटर से बेटर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें। ओके, विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड आपको ये सेशंस हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक द चैनल एंड शेयर कीजिए वीडियो से ज़्यादा ताकि जो है सबको इसका लाभ मिल सके। विद दिस थैंक यू फॉर द सेशन।